हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन बात कर रहे थे एसी एनालिसिस की। और लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सीरीज आरएल सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं, सीरीज आरसी सर्किट को अपन फेजर डोमेन में कैसे सोल्व करते हैं, कैसे किसी एक नेटवर्क को अपन टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर लेके जाते हैं। और आज अपन उसी के अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीरीज आरएलसी सर्किट, और जिसका एक स्पेशल केस आता है रेजोनेंस भी पढ़ेंगे और सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। पहले एक्सएल एक्सी से मतलब है ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सएल एक्सी से कम होगा तो क्या होगा, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल आ जाएगा स्पेशल केस बनेगा जिसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। उसकी बात भी अपन इस लेक्चर के दौरान करने वाले हैं। तो आज आप हेडिंग डालो सीरीज आरएलसी सर्किट और इसका स्पेशल केस आ जाएगा रेजोनेंस भी इसी के अंदर आएगा। सीरीज आरएलसी सर्किट को अपन फेजर डोमेन के अंदर कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट आपको दे दे तो सबसे पहले तो आप उस नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लो। वो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम डोमेन से किसी नेटवर्क को फेजर डोमेन में कैसे लेके जाते हैं। वो अपन ने बहुत ही पिछले पिछले 3 to 4 लेक्चर में अपन ने उसी की बात की है कि एक नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फेजर डोमेन के अंदर आरएलसी सर्किट को, सीरीज आरएलसी सर्किट को फेजर डोमेन के अंदर कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो ये मैंने मान लिया एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। अब मैं मानूंगा फेजर डोमेन के अंदर नेटवर्क तो एग्जामिनर आपको टाइम डोमेन के अंदर देगा, लेकिन आपको फेजर डोमेन में उस नेटवर्क को कन्वर्ट करना आना चाहिए। और उसकी अपन ने बात कर दी है सोर्सेज को कैसे फेजर फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और अपन पैसिव एलिमेंट को कैसे फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, वो बात अपन कर चुके हैं। जब सीरीज में एलिमेंट हो पैसिव एलिमेंट तो अपन मैंने मैंने बात की थी उनको उनके इंपेडेंस से रिप्लेस किया जाता है। इसको रिप्लेस किया जाएगा आर से, इसको रिप्लेस किया जाएगा जे एक्सएल से, इसको रिप्लेस किया जाएगा माइनस जे एक्स सी से। ये इनके क्या हो गए, इंपेडेंस हो गए। इसको मैंने एज्यूम कर लिया Z1, इसको एज्यूम कर लिया Z2 और इसको एज्यूम कर लिया Z3। और आपको पता है एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा सी होती है। क्या सॉरी एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल होती है। ओमेगा क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एल क्या होते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू होती है इस इंडक्टर की। एक्स सी क्या होता है, आपको पता है एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इस कैपेसिटर की। एक्सएल और एक्ससी को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इससे बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये मेरा सोर्सेज हैं, साइनसोइडल सोर्सेज हैं जिसका फेजर डोमेन इक्विवेलेंट मान लो वी फेज आ रहे हैं और इस नेटवर्क के अंदर करंट फ्लो हो रही है आई फेज आर। और आर के अक्रॉस मैंने एज्यूम कर लिया पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर फेज आर। एल के अक्रॉस मैंने एज्यूम कर लिया पोटेंशियल ड्रॉप है वी एल फेजार। और सी के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप एज्यूम कर लिया वी सी फेजार। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यही तो बात अपने लास्ट लेक्चर में की थी, कैसे एक कैपेसिटर को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर लेके जाते हैं, सोर्स को कैसे टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी बातें अपन ने लास्ट लेक्चर में की थी। अब अपन बात करेंगे सीधा फेजर डोमेन के अंदर ही नेटवर्क को सोल्व करना बताऊंगा। टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा। ये मान लो फेजर डोमेन के अंदर मेरा आरएलसी नेटवर्क है, सीरीज आरएलसी नेटवर्क। इसको कैसे सोल्व करते हैं फेजर की मदद से उसकी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये वोल्टेज सोर्स है मेरा, ये साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स जब नेटवर्क के अंदर सीन करेगा तो इसको कितना इंपेडेंस सीन होगा, इंपेडेंस सीन बाय द वोल्टेज सोर्स। या मैं बोलूं इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या होगा या टोटल इंपेडेंस कितना होगा, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ये वोल्टेज सोर्स टोटल कितना इंपेडेंस सीन करेगा। मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना होगा। और मैंने बात की थी अगर इंपेडेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो नेट इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इंपेडेंस तीनों का क्या होता है, सम होता है। तो मेरे को बताओ इंपेडेंस सीन बाय द वोल्टेज सोर्स कितना होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज में कनेक्टेड है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू कितनी है R, Z2 की वैल्यू क्या है JXL और उसकी वैल्यू क्या है JXC। तो क्या हो जाएगा XL माइनस XC। ये मेरी सर्किट की नेट इक्विवेलेंट इंपेडेंस की बात हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि सर्किट के इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना हो गया, आर एल और सी का इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना हो गया जेड। तो इस सर्किट को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, आर एल और सी का इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना है जेड है और इसकी वैल्यू कितनी है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। और ये मेरा वोल्टेज सोर्स,
वी फेजार और ये मेरी करंट आई फेजार। ये उस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। आर, एल और सी इस तीनों एलिमेंट का इंपेडेंस Z1, Z2, Z3 है। तो नेट या इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना हो गया Z, इस Z से भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको पता है ये V है तो ये भी क्या होगा, केवीएल के हिसाब से क्या होगा, V ही तो होगा। और अपन को पता है अपन लिख सकते हैं Z इक्वल टू V फेजार अपॉन I फेजार भी लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब अपन कुछ इंपेडेंस की और एक्स्ट्रा बात करते हैं। इंपेडेंस क्या आया अपने पास, इंपेडेंस होता है V फेजार अपॉन I फेजार। और क्वेश्चन में कितना मिला अपन को, R प्लस J XL माइनस XC। ये क्या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इंपेडेंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ फेज होगा जिसको मैं थीटा से लिखूंगा। बिल्कुल, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मेरे को बताओ मोड ऑफ जेड कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये इसके इंपेडेंस की मिल गया, इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन अभी मैं थीटा फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को एक्सएल और एक्सी में रिलेशन नहीं पता। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तो मेरा थीटा कुछ अलग मिलेगा, अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा तो थीटा अलग मिलेगा, और एक्सएल और एक्सी इक्वल होगा तो थीटा क्या मिलेगा अपन को, अलग मिलेगा। तो ये तीनों केस अपन पढ़ने वाले हैं। थीटा की वैल्यू एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तो ये सीधा फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो जाएगी। तो उसमें अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। और वरना एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तो उस टाइम अपन की बात हो जाएगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अपन का थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जो अपन आगे आगे बात करेंगे। केस फर्स्ट में अपन लेंगे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सेकंड में लेंगे एक्सएल इज लेस देन एक्सी, और थर्ड में लेंगे एक्सएल इक्वल टू एक्सी। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये अपन का पास नेटवर्क था, ये इसकी इंपेडेंस की वैल्यू हो गई थी। और अब मेरे को बताओ अगर इसके अंदर मैं केवीएल लगाऊं पूरे के अंदर, तो देखो तो मेरे को क्या मिलेगी, V की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, VR प्लस VL प्लस VC मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो अपन को नेट V की वैल्यू क्या मिल रही है, VR प्लस VL प्लस क्या मिल रही है, VC मिल रही है। V की वैल्यू क्या मिल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर क्या लगा दिया है, केवीएल यूज कर दिया। तो मेरे V की वैल्यू क्या मिलेगी, V फेजार इक्वल टू VR फेजार प्लस VL फेजार प्लस VC फेजार। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब अपन बनाते हैं इस नेटवर्क का फेजर डायग्राम बनाते हैं। जब कभी भी सीरीज की बात होती है तो रेफरेंस हमेशा करंट आएगा। सीरीज में तीनों एलिमेंट में कॉमन क्या चीज होती है, करंट होती है। तो अपन सीरीज के केस में हमेशा रेफरेंस क्या लेते हैं, करंट को ही लेते हैं। और मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा वोल्टेज फेजार है जिसका आरएमएस वैल्यू वीटी की आरएमएस वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली V। तो वी फेजार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा V, और इसका फेज मैंने एज्यूम कर लिया थीटा V। और मैंने एज्यूम कर लिया I फेजार है I फेज थीटा I। ये तो मान लो आपको एग्जामिनर, ये तो सोर्स आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और आई मैंने एज्यूम कर लिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सोर्स फेजार तो आपको गिवन रहेगा और ये मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। मेरे को आई फेजार की वैल्यू पता नहीं है तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका मैग्नीट्यूड आई है और इसका फेज कितना है, थीटा आई। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एलिमेंट तो फेजर में अपन जो रेफरेंस फेजर लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, करंट। तो करंट को अपन क्या लेंगे, इधर करंट को अपन रेफरेंस फेजर लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले अपन फेजर की बात करने से पहले थोड़ी करंट फेजर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट फेजर की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो आपको पता है जेड क्या आ जाएगा, वी फेजर अपन आई फेजर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे को बताओ आई फेजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, वी फेजर अपन जेड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और वी फेजर की वैल्यू आपको एग्जामिनर, मान लो एग्जामिनर की ओर से गिवन है, वी एंगल थीटा वी आपको गिवन है। और आपको पता है इंपेडेंस का क्या होगा, इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, मान लियो मोड जेड और एंगल थीटा अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अपन इक्विवेलेंट इंपेडेंस की मदद से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वी एंगल थीटा ऑफ वी, नीचे कितना आ जाएगा मोड जेड एंगल थीटा।
मैंने बताया था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, लेकिन उनके फेज आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्या हो जाएगा, थीटा वी माइनस थीटा। ये अपन का मिल गया मेरे को, आई फेज आर मिल गया। वी फेज आर मेरे को गिवन है और आई फेज आर मैंने फाइंड आउट कर लिया। और मैंने आई फेज आर ये नहीं लिख के मैं हमेशा क्या लिखूंगा, इसके इक्विवेलेंट ऐसे लिखूंगा, आई एंगल थीटा आई। यहां पर आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा v अपॉन मोड z। और मेरा थीटा आई कितना हो जाएगा, करंट का एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा v माइनस थीटा। आई होप ये भी आपको पता चला होगा। और अपन क्या लेंगे, आई फेज आर इक्वल टू आई एंगल थीटा आई, और आई की वैल्यू क्या है, v अपॉन मोड z, और थीटा आई इक्वल टू थीटा v माइनस थीटा। यहां से अपन को एक निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, कोई भी आपको एलिमेंट दे दे जिसका इंपेडेंस की वैल्यू मान लो z है, और इसके एक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप आपको v दे दे, v फेजार, और इससे फ्लो होने वाली करंट दे दे i फेजार, क्या दे दे, i फेजार, और इसका इंपेडेंस की वैल्यू कितनी है, z, और मैंने एज्यूम किया कि i फेजार है, i फेज थीटा i, v फेजार है, v एंगल थीटा v, और इंपेडेंस फेजर क्वांटिटी नहीं होती है, वो कॉम्प्लेक्स जरूर होती है लेकिन फेजर क्वांटिटी नहीं होती है। तो इसका z इक्वल टू मोड z एंगल थीटा। और अगर इनमें अपन को रिलेशन पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि v क्या होता है, i इंटू मोड z होता है। यानी v फेजार का मैग्नीट्यूड, v फेजार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपन आरएमएस वैल्यू फेजार की बात करेंगे तो ये v है ना, v के करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में जो vt सिग्नल होगा, जो एक साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल होगा, उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, vt की आरएमएस वैल्यू अगर क्या होगी, it की आरएमएस वैल्यू इनटू ये जो इंपेडेंस है इसका मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आएगा, v इक्वल टू आई इंटू मोड z। और यहां से अगर और रिलेशन देखें तो देखो, तो अपन को पता है z क्या होगा, v फेजार अपॉन i फेजार होता है। z का फेज कितना आपने एज्यूम किया है, z का फेज अपने एज्यूम किया है थीटा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, उनका फेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, थीटा v माइनस थीटा i। तो ये भी पता होना चाहिए, इंपेडेंस का फेज थीटा v माइनस थीटा i होता है। और किसी भी एलिमेंट हो जिसका इंपेडेंस z है और उससे फ्लो होने वाली करंट i फेजार है, और i फेजार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपन ने बात की थी कंसेप्ट ऑफ फेजर के अंदर, आई फेजार का मैग्नीट्यूड होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द आईटी। जो एक साइनसोइडल करंट सिग्नल होता है उसकी आरएमएस वैल्यू तो होती है आई, और ये वी क्या होता है, वीटी जो अपना साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स था उसकी आरएमएस वैल्यू क्या थी, वी। तो वी इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, आई इंटू मोड जेड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बना रहे हैं उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अपन को केवीएल से ये क्वेश्चन तो मिल गई, v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। मैंने कहा था सीरीज में अपन हमेशा रेफरेंस किसको लेते हैं, करंट को रेफरेंस लेते हैं। तो ये मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया, मान लो मैंने आई फेजार को रेफरेंस ले लिया, जिसकी आरएमएस वैल्यू कितनी थी आई, और एंगल कितना था थीटा आई। और आई की वैल्यू अपन को पता, आई की वैल्यू क्या है, v अपॉन मोड जेड, और थीटा आई क्या मिलेगा अपन को, थीटा v माइनस थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये अपन ने आई फेजार निकाल दिया। अब मेरे को बताओ वी आर फेजार। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं किसकी, वी आर फेजार की। तो मेरे को बताओ किसी भी रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एक ही फेज में होते हैं, तो वी आर फेजार आई फेजार एक ही फेज में होंगे। वीएल फेजार आई फेजार से 90 डिग्री लीड करेगा। किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उससे फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती हैं। और वीसी आई से क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, और वीएल आई से क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मेरे को बताओ वी आर कैसा होगा, वी आर तो अपना कुछ ऐसा ही होगा, वी आर फेजार। और मेरे को बताओ वी एल फेजार क्या होगा, किसी भी इंडक्टर से भी करंट जो कितनी फ्लो हो रही है, सीरीज में करंट तो क्या होती है, कॉमन होती है। तो वीएल क्या करेगा, आई से 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। और वीसी क्या करेगा, करंट से 90 डिग्री से लैग करेगा। ये मेरा वीसी फेजार। तो देखो ये मेरा वी आर फेजार है,
मैंने एज्यूम कर लिया वी आर फेजार इक्वल टू इसकी मैंने इसका मैग्नीट्यूड मैंने एज्यूम कर लिया वी आर, और इसका एंगल तो क्या, एंगल तो मैं इधर से बता सकता हूँ, आई का एंगल थीटा आई है तो वी आर का एंगल भी, वी आर का फेज भी कितना होगा, थीटा आई ही होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ वी एल फेजार, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने एज्यूम कर लिया वी एल, बताओ मेरा इसका एंगल कितना होगा, थीटा आई, अगर आई का है तो ये आई से क्या करेगा 90 डिग्री लीड करेगा, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आई प्लस 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ वीसी फेजार क्या होगा, वीसी फेजार मैंने इसका एम्पलीट्यूड को एज्यूम कर लिया वीसी, और ये क्या करेगा, आई फेजार से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा आई माइनस 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ वी आर की वैल्यू क्या होगी, सिंपली मैं अगर कहूं वी आर क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर कह दो फेजार कह दो कुछ भी कह सकते हो, तो मेरे को बताओ वी आर की वैल्यू क्या होगी, वी आर की वैल्यू आई इंटू आर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। वी एल की वैल्यू क्या होगी, जो हो जाएगी आई इंटू एक्सएल। वी सी की वैल्यू क्या होगी, जो हो जाएगी आई इंटू एक्स। मैंने यही बताया था किसी भी एलिमेंट से फ्लो अगर करंट आई फेजार फ्लो हो रही है, देखो ये मेरा इंडक्टर था जिसके इंपेडेंस की वैल्यू कितनी थी, जे एक्सएल, ये इसके इंपेडेंस की वैल्यू थी, इससे करंट कितनी फ्लो हो रही थी, आई फ्लो हो रही, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना एज्यूम किया, वीएल, और मैंने एज्यूम क्या कर दिया, वीएल इक्वल टू वीएल, और इसका फेज तो अपन को पता है थीटा आई प्लस क्या होगा, थीटा आई प्लस क्या होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर आपको वीएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अपन का आई क्या था, आई तो सिंपली क्या था, आई एंगल थीटा आई था, अगर करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है आई, तो वीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू इसके इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड ही तो होते हैं, इसके इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे एक्सएल है तो जे एक्सएल का सिंपली कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल, हो गया या नहीं होगा। इसी तरह से अपन कहेंगे तो वीसी की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, आई एक्सी, वी आर की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, आई आर, यानी वीएल क्या है, वीएल फेजार का क्या है, मैग्नीट्यूड है वीएल, ये उससे करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन जो सिग्नल होगा ना उसकी आरएमएस वैल्यू है वीएल। वीसी भी क्या है, आरएमएस वैल्यू, जो है ना वीसीटी सिग्नल मिलेगा, वीसी फेजार के इक्विवेलेंट अपन को टाइम डोमेन में जो साइनसोइडल मिलेगा उसके आरएमएस वैल्यू है वीसी आई एक्सी। वीआर क्या है, वी आर फेजार के करस्पॉन्डिंग अपन को टाइम डोमेन में एक साइनसोइडल सिग्नल मिलेगा वी आर टी, उसकी क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये अपन का फेजर डायग्राम होगा। मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिंपली वी आर, ऊपर वाले कितना है, वी एल, जिसकी वैल्यू आई एक्सएल एल के इक्वल है, नीचे वाले कितना है, वी सी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आई एक्स सी की, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आई आर। अब मेरे को इनको सोल्व करना है, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, मतलब तीन वेक्टर को सोल्व करना है, बहुत इजी बात है, लेकिन इनको सोल्व करने से पहले अपन को एक्सेल और एक्सी में रिलेशन पता होना चाहिए, कौन सा ज्यादा, एक्सेल ज्यादा होगा या एक्सी, फिर उनका इक्विवेलेंट या अपन निकाल पाएंगे नेट कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं केस ले रहा हूं, केस नंबर 1, मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, जिसके अंदर मैं ले रहा हूं एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी ले रहा हूं। तो मेरे को बताओ जेड की वैल्यू अपन को पास कितनी मिली थी, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी, ये क्वांटिटी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो मेरे को बताओ जेड का फेज अपन ने कितना एज्यूम किया था, अपन ने एज्यूम किया था मोड जेड एंगल थीटा, और इसको अपन क्या लिखते हैं, वी फेजार अपन आई फेजार ही तो लिखते हैं, बिल्कुल। तो मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू अब कितनी मिलेगी, अब तो अपन निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, क्या मिलेगा अपन को, इधर अपन फेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और अपन को पता है थीटा थीटा किसके इक्वल होता है, वोल्टेज फेजार के फेज माइनस करंट फेजार के फेज के मतलब सब्ट्रैक्ट के इक्वल होता है। तो ये क्या मिलेगी अपन को वैल्यू, पॉजिटिव, तो इधर से क्या मिलेगा, थीटा वी क्या मिलेगा, थीटा आई से ज्यादा मिलेगा, थीटा वी थीटा आई से ज्यादा, मतलब ये कैसा नेटवर्क होगा, पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क होगा। जब वोल्टेज करंट से लीड करता है तो इससे नेटवर्क कैसा होता है, पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क, या फिर ऐसे नेटवर्क को अपन इंडक्टिव नेटवर्क भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, या इंडक्टिव नेटवर्क भी बोला जाता है। इंडक्टिव नेटवर्क बोलो या पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क बोलो, बोथ आर सेम थिंग। और अगर आपको पावर फैक्टर की वैल्यू पूछ ले तो पावर फैक्टर कितना होता है,
कोस ऑफ इम्पेडेंस एंगल ही तो होता है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर? कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई तो होता है। तो थीटा वी माइनस थीटा आई क्या है? थीटा। तो ये ये क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा? लैगिंग नेचर होगा। क्यों क्यों लैगिंग होगा? क्योंकि वोल्टेज करंट से क्या करेगा? लीड करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये थीटा कैसे निकाला, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ इम्पेडेंस एंगल होते हैं पावर फैक्टर, नेचर कैसा होगा? लैगिंग। मैंने कहा था पावर फैक्टर एंगल है ना, इंपेडेंस एंगल के इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट नेचर का होता है। यहां पर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या मिला अपन को? पॉजिटिव मिला। तो यहां पर कैसा आएगा? लेगिंग। जब इसका इमेजिनरी पार्ट मेरे को नेगेटिव मिलेगा ना, तब यहाँ लीड आएगा, और यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो उसका ऑपोजिट लेग आएगा। पॉजिटिव लेग, नेगेटिव लीड। यानी पावर फैक्टर का नेचर इंपेडेंस के नेचर के जस्ट ऑपोजिट होता है, लेकिन एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन सोल्व कर रहे हैं फेजर डायग्राम को। ये तो अपन को पता है V क्या है? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये अपन ने पिछले स्लाइड में बनाया था डायग्राम। ये मेरा क्या होता? आई फेजर, जिसकी वैल्यू थी आई एंगल थीटा आई। ये ऐसा कुछ मेरा था वी आर फेजर। ये मेरा था वी एल फेजर। ये मेरा था वी सी फेजर। देखो, और इसका एम्पलीट्यूड कितना था? वी एल कितना था? आई एक्स एल था। ये कितना था? वी सी कितना था? आई एक्स सी था। वी आर कितना था? ये इसका क्या है? तीन वेक्टर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर को क्या करना है? सम करना है। तो पहले मैं चाहे इनको ऐड करूं चाहे इनको ऐड करूं, किसी को भी ऐड कर सकता हूं। तो मेरा मन क्या, इन दो को ऐड करता हूं, वीएल प्लस वीसी को। वीएल और वीसी क्या है? वीएल वीसी का ऐड कैसे करूंगा? मतलब एकदम ओपोजिट फेज में, ओपोजिट फेज में ऐड नहीं होते। क्या होते हैं? जब मैं ओपोजिट फेज, मान लो मैं आपको कहूंगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो है Z1 इक्वल टू 2J, एक क्या है Z2 इक्वल टू माइनस J। ये क्या है? एकदम ओपोजिट फेज में है या नहीं है? 2J का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव अक्स हो गया, और माइनस J क्या हो गया? नेगेटिव अक्स। जब इनको ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा? 2J में से J क्या होगा? सब्ट्रैक्ट तो होगा, नेट क्या मिलेगा मेरे को? J ही मिलेगा। तो उसी तरीके आपको सोचना है, जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी फेजर को ऐड करोगे जो ओपोजिट है, यानी ओपोजिट, एक दूसरे के ओपोजिट फेज में है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 180 का है। तो इनको ऐड करेंगे ना, तो नेट बताओ मेरे को, ज्यादा कौन होगा? VL ज्यादा होगा या VC ज्यादा होगा? तो आपको पता है XL इज ग्रेटर देन XC, तो IXL इज ऑल्सो ग्रेटर देन IXC, तो VL इज ऑल्सो ग्रेटर देन VC। VL की वैल्यू क्या होगी? VC से ज्यादा होगी। तो मतलब ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। नेट किधर मिलेगा अपन को? VL प्लस VC। तो अब क्या होगा? VL VC को ऐड करोगे ना, तो VL प्लस VC का अगर मेरे को एडिशन करना है, तो VL में से VC क्या होगा? मैं कर तो ऐड रहा हूं, लेकिन होगा सब्ट्रैक्ट। क्यों? ओपोजिट फेज में है। ओपोजिट फेज में अगर ऐड करेंगे ना, तो भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इनका नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? जो है ज्यादा उस साइड आएगा। क्या है? जो ज्यादा है उस साइड आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो देखो, ये मेरा वी आर फेजार का वी आर फेजार, ये मेरा VL प्लस VC, और VL प्लस VC का अब क्या एम्पलीट्यूड होगा? अब एम्पलीट्यूड होगा VL माइनस VC के इक्वल होगा I XL माइनस XC। आप इधर प्लस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि इधर भी प्लस कर रहे हो, बिल्कुल आप ऐड ही कर रहे हो। दोनों फेज, दोनों वेक्टर को ऐड ही कर रहे हो, दोनों फेजर को ऐड ही कर रहे हो, लेकिन उनका फेज डिफरेंस 180 होने के कारण वो रिजल्टेंट क्या आएगा? घटेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर ऐड मत कर देना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि इसका फेज, वो फेज डिफरेंस कितना है? 180। तो दो 180 डिग्री फेज डिफरेंस वाले अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा ना, तो उनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? जो है ना ज्यादा है उस साइड मिलेगा, और एक दूसरे से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको बताया होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी ले दो, मैं 2 एंगल 90 दे दिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 1 एंगल कितना दे दिया?
-90। बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? आप सिंपली बता सकते हो ये क्या प्लस का 90 माइनस का 90 इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री है या नहीं है? बिल्कुल। ऑपोजिट फेज में है या नहीं है? बिल्कुल ऑपोजिट फेज में। अगर इनको मेरे को सम करना पड़ेगा ना Z1 प्लस Z2 करूंगा ना, तो ऐसे मत करना 2 + 1 3 एंगल 90 नहीं। तो अब देखो, अब अगर मैं इनका सम करूंगा ना, तो हमेशा रिजल्टेंट जो है ना ज्यादा है उस साइड मिलेगा। तो मेरे को बताओ ज्यादा कौन सा है, 2 है या 1? तो 2 है, तो इस साइड मिलेगा। इस साइड मिलेगा तो मेरे को पता है फेज तो मेरा फिक्स है, कितना होगा? 90 ही होगा। क्यों होगा 90? ये ज्यादा है इसलिए 90। रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 - 1, तो 1 एंगल 90। आई होप ये तो सिंपली क्या है, सब में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आना ही चाहिए। तो कुछ नहीं, बेसिक के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये VL माइनस VC, ये VL प्लस VC हो गया, ये VR हो गया। अब मेरे को क्या करना है? V फाइंड आउट करना है। तो V क्या है? VR प्लस, अब VL प्लस VC एक वेक्टर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? एक फेजार के अंदर चेंज हो गया। अब तो V क्या है? VR प्लस दिस फेजार है या नहीं है? तो मेरे को बताओ VR और इसका सम करना है। तो ट्राइंगल रूल, आपने वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल रूल पढ़ा होगा। तो मेरे को बताओ ये V होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये मेरा V फेजार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये मेरा V फेजार होगा। और V फेजार का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपको पता है? V इक्वल टू I इंटू क्या होता है? मोड Z। ये तो अपन ने पहले बात की थी। ये देखो, ये अपन ने बात की थी। अगर इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना है? Z है, फेजार V है और I है, तो अपन का कितना होगा? V I इंटू मोड Z होगा। तो मेरे को बताओ, अब देखो, अब ये क्या हो गया? V इक्वल टू I इंटू मोड Z। VR क्या हो जाएगा? IR। VL माइनस VC हो जाएगा ये IR। तो मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हमेशा थीटा ही तो होता है। वोल्टेज फेजार, करंट फेजार से हमेशा क्या होता है? थीटा ही से तो क्या करता है? लीड या क्या करता है? लीड करता है या नहीं करता है? बिल्कुल। आपको पता है V फेजार अपॉन I फेजार क्या होता है? Z होता है। और मैं I फेजार को अगर उधर भेज दूं तो V फेजार इक्वल टू I फेजार इंटू क्या होता है? Z। तो थीटा V क्या होगा अपना? थीटा I, और अगर मल्टीपल में हो तो इनका फेज क्या होता है? ऐड होता है या नहीं होता? बिल्कुल। तो थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? पॉजिटिव है या नहीं है? जब एक्सेल एक्सिस से ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को बताओ थीटा क्या मिलेगा अपन को? थीटा मिलेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? वोल्टेज करंट से क्या करेगा? लीड करेगा। कितने से लीड करेगा? थीटा से। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही तो होगा। बिल्कुल थीटा होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसका एम्पलीट्यूड V, इसका VR, इसका VL माइनस VC। तो यहां से मैं एक रिजल्ट बता सकता हूं, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहां से मैं बता सकता हूं पावर फैक्टर इक्वल टू कोस ऑफ थीटा इक्वल टू VR अपॉन V। यहां से बता सकता हूं वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कितने से? थीटा। तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग नेचर का पावर फैक्टर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो ये अपना फेजर डायग्राम हो गया। यहाँ से अपन कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन क्या होगी? मोड Z होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। VR IR, VL माइनस VC क्या होगी? I इंटू XL माइनस XC। और इसका फेज अगर थीटा आई है तो इसका क्या होगा? थीटा I प्लस 90 हो जाएगा। और इसका फेज कितना हो जाएगा? थीटा V क्या होगा? थीटा I प्लस थीटा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आना चाहिए। अब अपन ले रहे हैं सेकंड केस। सेकंड, अब मैं ले रहा हूँ सेकंड केस, जिसके अंदर क्या ले रहा हूँ? XC इज ग्रेटर देन XL ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू R माइनस J ऑफ XC माइनस XL होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही तो होगा। और इसको अपन क्या लिखते हैं? यही तो लिखते हैं V फेजार अपॉन I फेजार, या क्या लिखते हैं? मोड Z एंगल थीटा ही तो लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे को बताओ मोड Z कितना होगा? मोड Z बिल्कुल क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस थीटा क्या होगा? जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है तो थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ टेन इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इस केस में मेरे को थीटा क्या मिलेगा? इंपेडेंस एंगल क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। मतलब इंपेडेंस एंगल होता क्या है? थीटा V माइनस थीटा I तो होता है। इधर से देख लो, Z
v अपॉन आई के इक्वल होता है, मतलब थीटा v माइनस थीटा आई के इक्वल होता है। ये क्या मिलेगा? नेगेटिव, मतलब थीटा आई या थीटा वी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसा नेटवर्क को क्या बोला जाता है? ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है पावर फैक्टर लीडिंग नेटवर्क। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर लीडिंग नेटवर्क। या फिर ऐसे नेटवर्क को कैपेसिटिव नेटवर्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव नेटवर्क। और अगर मेरे को पावर फैक्टर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी? पावर फैक्टर सिंपली क्या होता है? कॉस ऑफ इंपेडेंस एंगल। नेचर कैसा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी फेजर डायग्राम की। ये था अपना कुछ ऐसा, ये मेरा आई फेजर था जिसकी वैल्यू आई और एंगल थीटा आई था। ये ऐसा कुछ मेरा इधर वी आर था जिसका क्या था? एम्पलीट्यूड वी आर, और वी आर की वैल्यू क्या थी अपन के पास पता है? आई आर। और ये मेरा कुछ वी एल था, वी एल फेजर जिसका एम्पलीट्यूड कितना था? वी एल, जिसकी वैल्यू क्या थी? आई एक्स एल। ये क्या है? वी सी फेजर जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? वी सी, जिसकी वैल्यू क्या है? आई इंटू एक्स सी। और मैंने बताया था कि अपन ने केस लिया था एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, मतलब आई एक्स सी इज ग्रेटर देन आई एक्स एल, मतलब वी सी यहाँ क्या होगा? ग्रेटर देन होगा वी एल। वी सी बड़ा होगा, वी एल छोटा होगा, तो वी एल छोटा बनाया, वी सी मैंने क्या बनाया? बड़ा बनाया। और अपन को पता है केवीएल के हिसाब से v इक्वल टू क्या होगा? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं वी एल और वी सी को ऐड कर देता हूँ। किसको ऐड करता हूँ? वी एल और वी सी जस्ट ऑपोजिट फेज में है, तो मेरे को बताओ बड़ा कौन सा है? वी सी। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? वी एल प्लस वी सी का नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? वी सी प्लस वी एल होगा। ये अब हट जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड अब ये नहीं बचेगा। मैग्नीट्यूड क्या बचेगा? वी सी माइनस वी एल बचेगा, वी सी माइनस वी। अब इसका मैग्नीट्यूड बचेगा वी सी माइनस रिजल्टेंट क्या होगा? वी एल, जो कि क्या होगा? आई ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वी आर की वैल्यू किसके इक्वल है? आई आर के। अब देख अपन को क्या करना है? v इक्वल टू वी आर प्लस, ये तो करना है, ये वी आर फेजर हो गया, वी एल प्लस वी सी फेजर हो गया, ये क्या होगा? v फेजर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। v फेजर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? v की वैल्यू किसके इक्वल होता है? v की वैल्यू होता है i इंटू मोड जेड के, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, i इंटू मोड जेड। यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस ट्राइंगल के अंदर अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। या होगा या नहीं होगा? तो मेरे को बताओ ये एंगल क्या होगा? अब इस एंगल को थीटा मत लिखना, क्योंकि थीटा एंगल क्या होता है? थीटा क्या? नेगेटिव वैल्यू। ऐसे थोड़ी लिख सकते हो ये कोई -50 एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू लिखूंगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर थीटा क्या है? मान लो थीटा की वैल्यू है -30, कहता है। मान लो मैंने एज्यूम कर ली थीटा की वैल्यू कितनी है? -30। तो मेरे को बताओ एडमिटेंस एंगल अपन लिखते हैं फाई से। एडमिटेंस क्या होता है? वो होता है आई फेजर अपॉन वी फेजर। तो एडमिटेंस एंगल इंपेडेंस एंगल के जस्ट ऑपोजिट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो मेरे को बताओ इंपेडेंस एंगल थीटा है तो एडमिटेंस एंगल कितना होगा? +30 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। +30 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो इसको मैं हटाऊं एक मिनट, ये क्या होगा अपना वी आर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? फाई एंगल हो जाएगा। है तो एंटी, है तो क्लॉकवाइज, है तो मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर कितना होगा? फाई। तो ये एंगल अगर पूछे तो कितना होगा? -फाई। या तो आप डायरेक्शन से शो कर दो या फिर आप नेगेटिव से शो कर दो, बोथ आर सेम थिंग। ये एंगल कितना हो जाएगा? फाई एंगल हो जाएगा। फाई मतलब +30। अपन ऐसे नहीं सिखाते, ऐसे नहीं शो करते कि -30 लिख देते हैं। ऐसे सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो, इसको मैं थीटा लिख दूं, थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। फिर आपके दिमाग में होना चाहिए क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसको आप है ना, या तो आप प्लस में लिखना चाहो तो आप लिख दो फाई, और आप अगर नेगेटिव में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। दिमाग में होना चाहिए थीटा नेगेटिव है। किस वजह से नेगेटिव है? क्लॉकवाइज में। इसलिए इसलिए क्या है? ये थीटा एंगल क्या है? नेगेटिव एंगल है। कैसा एंगल है? नेगेटिव एंगल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा है वोल्टेज फेजार क्या कर रहा है? करंट फेजार से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। यहाँ पर करंट फेजार वोल्टेज फेजार से क्या है? आगे है। और मैं अगर पावर फैक्टर की बात करता हूँ, ये क्या था? वी आर। अगर मैं अगर पावर फैक्टर की बात करता हूँ तो पावर फैक्टर क्या होता है? कोस थीटा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस थीटा। और कोस थीटा की मैं अगर करूँ बात, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? वी आर अपॉन वी आएगा या नहीं आएगा? कोस थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वी आर की वैल्यू कितनी थी? आई आर।
V की वैल्यू क्या आती है I इंटू मोड Z, VL की वैल्यू VL माइनस VC क्या होगा I इंटू XL माइनस XC। अगर I को मैं हटा दूं तो मेरे को एक इम्पेडेंस ट्रायंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये मिलेगा RL मिलेगा, ये XC माइनस XL मिलेगा, ये क्या मिलेगा मोड Z। ये क्लॉकवाइज की वजह से एंगल क्या मिलेगा अपन को? नेगेटिव एंगल कितना है? थीटा है। क्यों? क्लॉकवाइज की वजह से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये XL माइनस XC मिल गया, ये मिल गया, मेरे को क्या मिल गया? मोड ऑफ जेड। ये कितना मिल गया? R। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ पावर फैक्टर तो कितना मिलेगा? यहाँ से भी निकाल सकते हो R अपॉन मोड जेड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेल XC से बड़ा होगा तो क्या होगा? XC XL से बड़ा होगा तो क्या होगा? ये दोनों बातें अपन ने कर ली हैं। अब अपन बात करेंगे जब एक्सेल XC के इक्वल आ जाता है उस टाइम क्या हो जाता है। अब अपन बात करेंगे रेजोनेंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, किसी भी नेटवर्क में रेजोनेंस को अकर होने के लिए उसमें टू टाइप्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल इंडक्टर में क्या होती है? एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। कैपेसिटर में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी हैं, तो पक्का रेजोनेंस अकर होगा ही होगा। जब दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी सर्किट में होती हैं तो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में क्या होते हैं? वाइड वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? वाइड वेरिएशंस आते हैं। यानी अगर वो सीरीज सर्किट हो तो उसमें करंट की ह्यूज वैल्यू आती है, हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है। और अगर वो पैरेलल सर्किट है तो उसमें वोल्टेज की हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है। वोल्टेज में वाइड वेरिएशन आता है, उसकी बात अपन करेंगे। आज अपन बात करेंगे रेजोनेंस की। किसकी बात करने वाले? रेजोनेंस की। तो ये केस क्या हो जाएगा? XL इक्वल टू XC। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो XL इक्वल टू XC होगा तो मेरे को बताओ R की वैल्यू क्या होगी? इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी? R प्लस जे XL माइनस XC। तो J जीरो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो इंपेडेंस मेरे को क्या मिल गया? प्योर रियल मिल गया। तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है रजिस्टिव नेटवर्क। क्या बोला जाता है? रजिस्टिव नेटवर्क। क्या बोला जाता है? रजिस्टिव या फिर यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क। क्या? यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क या रजिस्टिव नेटवर्क बोला जाता है ऐसे नेटवर्कों को। या तो इनको बोलो जो रजिस्टिव नेटवर्क या यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क भी बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। Z इक्वल टू R प्लस जे जीरो। तो सिंपली क्या होगा? Z एक क्या मिल जाएगा मेरे को? रियल नंबर। R क्या है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो मेरे को बताओ यहाँ से Z का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? R ही तो मिलेगा। किसी अगर पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड वही होता है। और R का फेज कितना हो जाएगा? जीरो। और मेरे को बताओ इसका Z का कितना हो जाएगा? फेज जीरो। और ये Z का फेज किसके इक्वल होता है? थीटा V माइनस थीटा I के होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा V और थीटा I एक ही फेज में हो जाएगा। जब जब सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट एक ही फेज में हो जाते हैं ना, तो उस नेटवर्क को बोला जाता है रेजोनेंस नेटवर्क। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस नेटवर्क बोलो, रजिस्टिव नेटवर्क बोलो, यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क बोलो, सब एक ही चीज है। आई होप यहां तक समझ आ गया हो कि वोल्टेज और सोर्स यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट एक ही फेज में आ जाते हैं। सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का एक ही फेज में आना मतलब थीटा का जीरो होना। थीटा का जीरो होना मतलब इमेजिनरी पार्ट का जीरो होना। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को अपन बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो रहा है? XL इक्वल टू XC पे रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। एक्सएल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल। इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा क्या निकलेगा? 1 अपॉन अंडर एल सी रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो जाएंगे? सीरीज आरएलसी नेटवर्क की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं इसके फेजर डायग्राम की बात करूं तो ये मेरा कुछ ऐसा था। आई इक्वल टू आई एंगल थीटा आई। और ऐसा ही कुछ मेरा इधर वी आर फेजार था। वी आर फेजार जिसकी वैल्यू होती थी आई आर। यहाँ पर मेरा था वी एल फेजार। वी एल की वैल्यू होती थी आई एक्सएल। यहाँ होता था मेरा वी सी फेजार। वी सी फेजार की वैल्यू होती थी आई इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? वी एल प्लस वी सी क्या आ जाएगा? जीरो फेज आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिट फेज में और इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टरों का सम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो वेक्टर ही आता है। तो वीएल और वीसी का अब क्या हो जाएगा? कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। इनको अपना हटा सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या है? वीएल प्लस वीसी का रिजल्टेंट क्या है? जीरो ही तो है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। और आपको पता है वी क्या होता है?
वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, वी एल प्लस वी सी कितना है? 0 है। 0 है तो वी की वैल्यू सिंपली किसके इक्वल आ जाएगी? वी आर के इक्वल आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो वी आर को मैं लिख सकता हूँ, वी फेज़ार भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और वी आर का जितना मैग्नीट्यूड होगा वही उस वी का होगा। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। वी आर इक्वल टू वी, तो वी इक्वल टू वी आर इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से एक पता चल गया, वी इक्वल टू आई आर होगा और आई की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को इस टाइम? वी अपॉन आर मिलेगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो वीएल प्लस वीसी अपन को 0 मिला, मतलब वीएल किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ वीसी के इक्वल होगा। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको क्या मिला? देखो आपको वीएल प्लस वीसी की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा रजिस्टर था, ये मेरा इंडक्टर था, ये मेरा कैपेसिटर था, ये मेरा क्या है? वीएल है, ये मेरा क्या है? वीसी है। और आप देखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा वीएल प्लस वीसी होगा। ये क्या मिल रहा है मेरे को? 0। और वोल्टेज किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना मतलब वो शॉर्ट सर्किट, मतलब एलसी सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा? शॉर्ट सर्किट के इक्वल होगा। इस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? पूरा एलसी सीरीज कॉम्बिनेशन एक्स एज एन शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। एलसी सीरीज कनेक्शन, ये नहीं एक अलग एल से शॉर्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल एल को शॉर्ट नहीं कर सकते हो, ना अलग सी से सी को शॉर्ट कर सकते हो। एलसी कॉम्बिनेशन, एलसी का पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। तो आप इस नेटवर्क, अब आपके पास ओनली नेटवर्क कैसा होगा? ये ऐसा नेटवर्क होगा। ये मेरा क्या होगा? वी फेजार। ये अपन ओनली फॉर रेजिस्टिव और एलसी का सीरीज कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह करेगा बिहेवियर। ये आर होगा, ये आई फेजार होगा। ये मेरा अब क्या हो जाएगा? वी आर फेजार किसके इक्वल हो जाएगा? वी फेजार के इक्वल हो जाएगा। और सिंपली कुछ भी निकाल सकता है, वी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आई आर की इक्वल हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को बताओ, वीएल फेजार अपन क्या होता था? वीएल एंगल, इसका एंगल कुछ भी होता था, थीटा आई से क्या करता था? 90 डिग्री लीड करता था। मेरे को बताओ, अगर ये चाहिए मेरे को वीएल, तो वीएल की वैल्यू क्या है? आई इंटू एक्सएल है या नहीं है? बिल्कुल। और आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? वी अपॉन आर के इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होती, अगर अपन पिछले स्लाइड में बात करते आई की वैल्यू क्या होती थी? वी अपॉन क्या होती थी? मोड ऑफ जेड। यहाँ पर अपन को जेड किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वी अपॉन आर के इक्वल होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर इंटू एक्सएल। ये क्या हो जाएगा? एक्सएल अपॉन आर इंटू वी। और इसको आगे जाके अपन बात करेंगे, इसको बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। तो वीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी इंटू क्वालिटी फैक्टर। आई होप क्वालिटी फैक्टर की बात अपन आगे करें। इसी तरीके से मैं अगर कहूंगा वीसी की वैल्यू क्या होगी? वीसी की वैल्यू भी किसके इक्वल है? आई एक्स सी के इक्वल है। आई एक्स सी, आई की वैल्यू क्या है? वी अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा? एक्स सी। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स सी अपॉन आर इंटू वी। और एक्सएल और एक्स सी तो क्या इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वीएल इक्वल टू क्या आएगा? वीसी। और ऐसे देखेंगे तो वीसी क्या मिलेगा अपन को? वीसी फेजर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका एम्पलीट्यूड क्या है? वीसी। और इसका फेज क्या होगा? थीटा आई से क्या करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा। क्या करेगा? लैग। और वीएल प्लस वीसी क्या होगा? 0 होगा। तो वीएल की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ वीसी की इक्वल होगी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये छोटे, इसमें रेजोनेंस में बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, रटने बैठ जाओगे तो एक भी याद नहीं होगा। सारे आपको निकालने आने चाहिए। 10-10 सेकंड के फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल इजी बात है। अब मैं अगर बात करता हूं तो मेरे को बताओ, मोड ऑफ जेड कितना था? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर था या नहीं था? बिल्कुल यही तो था। चाहे कौन सा भी केस लो, एक्सएल का एक्ससी से ज्यादा हो चाहे कम हो, स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो था। मैं अगर एक्सएल और एक्ससी की अगर वैल्यू रखता हूं तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा?
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ये। मैं अगर मोड जेड वर्सेज ओमेगा का ग्राफ खींचूंगा ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा मेरे को। ये मेरा मोड जेड, ये ओमेगा खींचूंगा ना, तो मेरे को बताओ ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, सॉरी, एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरा मोड जेड, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अपन को पता हो जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर की वैल्यू होती है। और रेजोनेंस के अलावा कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी हो, चाहे एक्सी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी हो, हमेशा मोड जेड की वैल्यू क्या होगी, आर से तो बड़ी होगी। इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा सबसे लोवेस्ट इंपेडेंस अपन को कहां मिलेगा, एट द इंपेडेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। और ये जो ओमेगा नोट से आगे वाली बात है, ये केस बनेगा एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। और इस टाइम आपको पता है इंपेडेंस का फेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस टाइम थीटा वी थीटा आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आगे क्या मिलेगा अपन को, लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क या फिर रजिस्टिव नेटवर्क मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, इंडक्टिव नेटवर्क या फिर लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क मिलेगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम मतलब एक्सएल इज लेस देन एक्ससी। यहाँ पर क्या, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट। यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट। यहाँ पर अपन को थीटा क्या मिलेगा, यहाँ आपको पता है थीटा क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। क्यों नेगेटिव मिलता है, कि एक्सएल अगर एक्सी से छोटा होगा तो मेरा कुछ जेड ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, माइनस जे एक्सी माइनस एक्सएल मिलेगा। तो नेगेटिव की वजह से थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो थीटा आई थीटा वी से क्या होगा, बड़ा हो। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर सर्किट होगा। लीडिंग का मतलब कैसा होगा, कैपेसिटिव सर्किट। यानी ओमेगा नोट से कम फ्रीक्वेंसी पे तो सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव या लीडिंग होगा। एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा रजिस्टिव या यूनिटी पावर फैक्टर नेटवर्क होगा। और इससे ज्यादा पर लैगिंग या इंडक्टिव पावर फैक्टर नेटवर्क होगा। सॉरी, अपन का क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर नेटवर्क या इंडक्टिव नेटवर्क अपन बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ, अपन ने मोड जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और अपन को पता चल गया मोड जेड की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होती है, सबसे कम होती है, लोवेस्ट होती है। तो मेरे को बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन क्या होगी, मोड जेड। और वी तो क्या फिक्स है, वी की वैल्यू तो ओमेगा पे डिपेंड कर नहीं रही है। सोर्स का मैग्नीट्यूड है, सोर्स की आरएमएस वैल्यू है, जो तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओमेगा पे क्या डिपेंड कर रही है, मोड जेड। तो बताओ जहां पर मोड जेड सबसे कम होगा वहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। तो देखो यहां से कह सकता हूं आई इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोड ऑफ जेड। क्योंकि वी तो फिक्स है, वी तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई क्या होगा, जस्ट मोड जेड के ऑपोजिट बिहेवियर फॉलो करेगा। तो अगर आई वर्सेस ओमेगा का मैं अगर ग्राफ खींचूंगा ना, तो उसके जस्ट ऑपोजिट ग्राफ मिलेगा। इंपेडेंस का तो अपन को ऐसे मिल रहा था, तो इसका क्या मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट ऐसा मिलेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। क्यों, इस नेचर के कारण आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है, मोड जेड। वी तो फिक्स है, वी तो क्या सर्किट के जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसकी आरएमएस वैल्यू है, वो तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगी, वो तो फिक्स है ओमेगा के करस्पॉन्डिंग। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/मोड जेड। तो जैसा मोड जेड का ग्राफ मिला था उसके जस्ट ऑपोजिट आई का ग्राफ मिलेगा। आई होप यहां तक आपको सुनने आया होगा। तो ये क्या होगा मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। इसको मैं नाम दे रहा हूं आई मैक्स। आई मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी अपॉन आर। क्योंकि एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मोड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जेड किसके इक्वल होता है, आर के। मोड जेड भी किसके, आर, तो वी अपॉन आर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, 3 dB या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। 3 dB डाउन क्या बोलते हैं, 3 dB डाउन। इससे 3 dB डाउन, 3 dB डाउन का मतलब होता है जो वैल्यू आपको टॉप पे मिल रहे हैं उसका 1/√2 टाइम्स। 1/√2 टाइम्स को अगर आप डीबी में निकालोगे वो मिलेगा 3 dB। 3 dB डाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, जहां पर आई मैक्स अपॉन क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। उन फ्रीक्वेंसी को अपन बोला जाता है 3 dB फ्रीक्वेंसी या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये सॉरी ये हो जाएगा
लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगी हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी? हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये सब कुछ ये हो जाएगी 3 dB फ्रीक्वेंसी या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं मेरे को बताओ। देखो आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं, एल और सी तो क्या होते हैं, एल और सी के द्वारा एवरेज पावर क्या होती है, जीरो होती है। आगे मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स पावर में। कोई भी अगर कोई इंडक्टर और कैपेसिटर है नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, तो उनके द्वारा एब्जॉर्ब की हुई एवरेज पावर हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। वो तो पावर को स्टोर करेंगे नहीं। एब्जॉर्ब पावर हमेशा, एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर की हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। किसी सर्किट की अगर मैं एवरेज पावर निकालूंगा तो वो ओनली रजिस्टर की कैलकुलेट करूंगा। तो यहां मेरे को बताओ रजिस्टर की कितनी हो जाएगी, पी एवरेज कितनी हो जाएगी सर्किट की। पी एवरेज सर्किट की निकालनी है, मतलब मेरे को रजिस्टर की निकालनी है, इंडक्टर की निकालनी है, कैपेसिटर की निकाल के ऐड करनी है। इंडक्टर और कैपेसिटर की हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। पीछे बच्चा अपना ओनली रजिस्टर। और एवरेज की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर। तो यहाँ पर एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल। और इधर एवरेज पावर की बात करूंगा तो कितनी हो गई, यहाँ पर करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, आई मैक्स अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर रूट टू। तो यहाँ करूंगा तो कितनी मिलेगी मेरे को, वी स्क्वायर अपॉन टू आर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हुई या नहीं हुई, ओमेगा एल और ओमेगा एच पे। इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या फिर इनको बोला जाता है 3 dB फ्रीक्वेंसी। और इस बैंडविड्थ बोला जाता है 3 dB बैंडविड्थ बोला जाता है। ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल को बोला जाता है 3 dB बैंडविड्थ बोला जाता है। तो देखो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मेरे को ओमेगा एल और ओमेगा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन का यूज लूंगा। क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन क्या मिल रहा है मेरे को, रूट टू। आई की वैल्यू क्या मिल रही, वी अपॉन आर अंडर रूट टू मिल रही है। यानी मेरे को वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जहां पर करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, वी अपॉन आर रूट टू। तो करंट की वैल्यू क्या चाहिए, वी अपॉन आर रूट टू। और एक्चुअली में होती क्या है, वी अपॉन मोड ऑफ जेड। इन क्या होती है, वी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो होती है, बिल्कुल होती है। इधर क्या होगा, v से v क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, नहीं होगी, बिल्कुल। इनका अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल यही तो मिलेगा अपन को, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को और कैसे करते हैं सोल्व। अब देखो मेरे को मिल रहा है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है। बिल्कुल आपको सोल्व करना आना चाहिए, इस कंसेप्ट में भी सवाल बन रहे हैं। तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू प्लस आर भी हो सकती है। और एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या मिल सकती है, माइनस ऑफ आर भी मिल सकती है। प्लस कहाँ मिलती है, एट ओमेगा इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे, यानी हाईएस्ट 3 फ्रीक्वेंसी पे प्लस मिलेगा। और एट द ओमेगा एल पे क्या मिलेगा, माइनस आर मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ क्या होगा, जेड इक्वल टू आर प्लस क्या मिलेगा, जे आर मिलेगा। इधर क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू आर माइनस जे आर। यहाँ पर मेरे को मोड जेड कितना मिलेगा, आर रूट टू। थीटा कितना मिलेगा, इम्पीडेंस का एंगल कितना मिलेगा, 45 डिग्री, सिंपल निकल सकता है। यहाँ पर मेरे को बताओ मोड जेड कितना मिलेगा, आर रूट टू। एंगल कितना मिलेगा, -45 डिग्री। इम्पेडेंस एंगल पॉजिटिव, तो मेरे को बताओ पावर फैक्टर क्या होते हैं, कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा 45 1/√2। ये एंगल पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, ऑपोजिट नेचर का, कैसा होगा, लैगिंग करेगा। यहाँ पर मेरे को बताओ पावर फैक्टर क्या होगा, कोस ऑफ 45 1/√2। यहाँ नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट नेचर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। और करंट की वैल्यू तो पता है, करंट की वैल्यू चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, करंट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, V/R√2। आई होप ये आपको पता चला होगा कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू आर कहाँ पे होता है, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू माइनस आर कब होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या मिलेगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल टू आर। अब मैं इस क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ पर भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। उन दोनों क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो ओमेगा एच की वैल्यू मेरे को मिलेगी R/2L प्लस अंडर रूट R/2L का
होल स्क्वायर प्लस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी आपका आंसर आएगा। दो आंसर आएगा, प्लस और माइनस आएगा इधर का। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे दो मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन इसकी वैल्यू क्या, इससे क्या होगी, ज्यादा ही तो होगी। ये अगर 5 है तो अंदर ये क्या 5 का स्क्वायर तो यहाँ मिल रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो ये क्वांटिटी इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो आंसर अपना नेगेटिव आएगा, उसको इग्नोर कर दोगे ना, तो यही बचेगा ओमेगा एच की वैल्यू। और ओमेगा एल की वैल्यू मिलेगी अपन को -r/2l। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है आपको, r/2l का होल स्क्वायर प्लस 1/l से ये मिलेगी मेरे को ओमेगा एल मिलेगी। अब मेरे को बताओ बैंडविड्थ क्या थी अपनी, बैंडविड्थ थी ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। ये करूंगा तो क्या मिलेगी, r/। सी पे डिपेंड नहीं करते, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट की बैंडविड्थ किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो सी पे डिपेंड नहीं करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये क्या होता है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, ओमेगा एच डॉट ओमेगा एल को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी तो है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1/LC। और 1/LC किसके इक्वल होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी रिजल्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोनों 3 dB फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब इनका है ना, इनका जीएम क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ओमेगा एच क्या होगा, ओमेगा एल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट आता है क्वालिटी फैक्टर। क्या आता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर किसको बोला जाता है, ये आपको इसकी है ना पूरी डेफिनेशन में जाना नहीं है, ओनली इसका कुछ अपन को यूज पकड़ना है कि यूज कहाँ होते हैं। अपन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ेंगे, किसी नेटवर्क की सिलेक्टिविटी इससे डिपेंड होती है। किसी नेटवर्क का क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, उसकी सिलेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये किसी भी अपन का जो आईवी रिलेशनशिप मिला ना, उसको बोला जाता है रेजोनेंस कर्व। क्या बोला जाता है, आई और ओमेगा का जो ग्राफ मिला ना, उसको बोला जाता है रेजोनेंस कर्व। किसी भी रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस का मेजरमेंट है ये, कि कितना शार्प उसका आई ओमेगा ग्राफ होगा, उसका ये क्या है, उसको ये मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कुछ नहीं होता है, सिंपली क्वालिटी फैक्टर आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R। क्या होता है, XL/R। और आपको पता है रेजोनेंस के केस में XL XC के इक्वल हो जाता है, तो इसको XC/R भी लिख सकता हूँ। और इसको अगर ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करूं, तो है ना I इंटू एक्सएल क्या हो जाएगा, VL। और I इंटू R किसके इक्वल होगा, VR। और आपको पता है रेजोनेंस के केस में VR किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। इसको भी अगर मैं I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, VC/V होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर मैं इधर एक्सएल की अगर वैल्यू लिखता हूँ, एक्सएल क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंटू L/R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर वैल्यू लिखता हूँ 1/√LC, तो आंसर क्या आएगा, 1/R√L/C। इसको बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर किसका मेजर है, ये रेजोनेंस कर्व के शार्पनेस का मेजर है। किसका, रेजोनेंस कर्व के शार्पनेस का मेजर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से एक इसको अपन ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, ओमेगा नॉट। तो मेरे को बताओ Q इक्वल टू बैंडविड्थ क्या थी, आपको पता है बैंडविड्थ थी, अपने पीछे की थी बात, R/L। तो यहाँ से लिख सकता हूँ Q इक्वल टू R/L को क्या लिखते हैं, अपन लिख देते हैं बैंडविड्थ, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। क्यों क्या हो, किससे इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। अगर ओमेगा नॉट मेरा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो मेरे को बताओ, अगर ओमेगा नॉट फिक्स है तो क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन किसके होगा, बैंडविड्थ के होगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो अगर मैं इसका इसका ग्राफ बनाऊं एक बार, दो डिफरेंट वैल्यू लेके आई ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ मान लो मेरे कुछ ऐसा मिल रहा है, ये कुछ ऐसा मिल रहा है, दोनों की मान लो आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ओमेगा नॉट। तो इसकी बैंडविड्थ कुछ ऐसे होगी, हाफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ। और इसकी बैंडविड्थ मान लेते हैं कुछ
ये मेरा जो सेकंड कर्व है, ये मेरा फर्स्ट कर्व है। फर्स्ट वाले की मेरे को ये मिल रही है बैंडविड्थ ऑफ कर्व फर्स्ट, और ये मिल रही है मेरे को सेकंड वाले की बैंडविड्थ ऑफ सेकंड। तो मेरे को बताओ यहाँ से क्या मिल रहा है? बैंडविड्थ ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ फर्स्ट, यानी ऑपोजिट में होता है। तो मेरे को बताओ क्वालिटी फैक्टर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ टू, होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। बैंडविड्थ 2 की ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर 1 का ज्यादा होगा। 1 का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है और 2 का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम। तो 1 की सिलेक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। अपन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में 1 को सिलेक्ट करना प्रेफर करेंगे, ना कि 2 को, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है, इसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ कम है, ये अच्छे से ट्यून्ड होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। किसी एक रेडियो सिग्नल, किसी एक सिग्नल को रिसीव करने के लिए सबसे बेस्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर अपन ट्यून्ड सर्किट की बात करेंगे, तो इस सर्किट की बात करेंगे, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर इस नेटवर्क ये जो अपना 1 होगा ना सर्किट, उसकी सिलेक्टिविटी 2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आई होप आपको सीरीज रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।